व्हाट्स अप गाइस, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं व्हाई तुर्की बिट्रेड फ्रेंड पाकिस्तान टू सपोर्ट इंडिया। पाकिस्तान बिग फेलियर एट G20। पाकिस्तान तो हर डिपार्टमेंट में फेल हो रहा है अभी इस टाइम पर और उनको इट्स हाई टाइम कुछ कर लो, वरना भैया क्या बताएं, रिपोर्ट कार्ड बहुत खराब चल रहा है इनका। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गौरव ठाकुर भाई की वीडियो है चैनल में, तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। ये इतिहास में कह लो पहली बार हो रहा है टर्की ओपनली ब्रेजनली पाकिस्तान के अगेंस्ट जाकर इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। May 10, 2023 को G20 की यूथ समिट Y20 में पाकिस्तान को एक मेजर सेटबैक मिला। यह मीटिंग जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में हुई थी, एक ऐसे एरिया में जो पाकिस्तान के हिसाब से डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। लेकिन इस मीटिंग को पाकिस्तान के सबसे बड़े एलाय टर्की ने अटेंड करके पाकिस्तान और पूरे दुनिया को इंडो टर्किश रिलेशंस का एक क्लियर मैसेज दे दिया। इस मूव से पाकिस्तान इतना बिट्रेड फील कर रहा है कि उसके फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर यह धमकी तक दे दी कि पाकिस्तान भारत को सही वक्त पे इसका ऐसा जवाब देगा कि वो याद रखेगा, क्योंकि इस सिचुएशन के डायनामिक्स ही काफी इंटरेस्टिंग है। चाइना ने अपने एलाय पाकिस्तान का सपोर्ट करते हुए Y20 समिट को बॉयकॉट तो किया, लेकिन टर्की ने काफी अनएक्सपेक्टेडली अपने वेस्टेड इंटरेस्ट सामने रखकर ये मीटिंग अटेंड कर लिया। अब पाकिस्तान अपने दोस्त को ऐसे इंडिया के पास जाते हुए देखकर चुप थोड़ी ना बैठे। उसने अपने मिलिट्री और इंटेलिजेंस की मदद से G20 को अनसक्सेसफुल बनाने का प्राइम एजेंडा भी बना लिया है, जिसके लिए उनका एक फुल प्रूफ प्लान भी रेडी है। किया रिपोर्ट्स के हिसाब से तो ISI ने 22 मई से 24 मई तक श्रीनगर में होने वाले G20 टूरिज्म मीटिंग को अपना D-Day बनाया है। अपने इस एंटी इंडिया कॉन्स्पिरेसी को पूरा करने ISI अब कलेक्टिव फ्रंट से अटैक करने की तैयारियां कर रहा है। और जी न्यूज की रिपोर्ट की अगर माने तो कुछ पाकिस्तानी टेररिस्ट अब LOC के पास वाले आर्मी लॉन्च पैड्स के नजदीक पहुंच भी चुके हैं, जिन्हें धीरे धीरे करके इंडिया के अंदर इन्फिल्ट्रेट किया जाएगा, जो इस मिशन को पूरा करने वाली कोर टीम बनेगी। इस सिचुएशन को फेमस POK और प्रो इंडिया एक्टिविस्ट अमजद आयूब ने भी कंफर्म किया है। वो कहते हैं कि इस मिशन को टोटल 30 टेररिस्ट अंजाम देंगे, जिन्हें जल्द ही इंडिया में इन्फिल्ट्रेट किया जाने वाला है। ये तो प्लान का सबसे पहला स्टेज है, लेकिन ISI ने अपने मंसूबे को सक्सेसफुल बनाने यानी G20 के इस मीटिंग को बर्बाद करने के लिए एक नया डेडिकेटेड टेरर ग्रुप जाबाज ग्रुप भी फॉर्म किया है। इस नए टेररिस्ट ग्रुप का बस यही एक एजेंडा है, श्रीनगर के G20 मीटिंग को डिसरप्ट करना। नए ग्रुप्स के अलावा ISI ने पुराने टेरर ग्रुप्स को भी अलग फ्रंट्स पर डिस्ट्रॉय कर रखा है। इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग के एक रिपोर्ट के मुताबिक LAT और JEM जैसे बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को यह काम सौंपा गया है कि वो कश्मीर के आर्मी पर्सनल्स के घरों पर अटैक करे, ताकि G20 को बचाने जाने वाले इंडियन सोल्जर्स दुविधा में आ जाए और वो अपने फैमिलीज को बचाए और G20 समिट के सिक्योरिटीज में वल्नरेबिलिटीज क्रिएट हो जाए। अब अगर ये सारे प्लान्स भी फेल हो जाते हैं ना, तो पाकिस्तान के पास प्लान B भी रेडी है, बॉम्बिंग्स और इंटरनल अनरेस्ट। हिंदुस्तान टाइम्स के एक न्यूज रिपोर्ट ने ये कंफर्म किया है कि LAT का शैडो ग्रुप PAFF पीपल्स एंटी फाशिस्ट फ्रंट ने 20 अप्रैल 2023 को आर्मी पर्सनल पर किए पूंछ बॉम्बिंग अटैक को ओपनली एक्सेप्ट किया है। और PAF ने ये ओपनली कहा है कि G20 समिट के अगेंस्ट ये पहला अटैक था और ऐसे और भी अटैक्स आगे आने वाले हैं। बट फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि बॉम्बिंग्स के साथ ISI ने कश्मीरी सेपरेटिस्ट को भी काम पर लगा दिया है, ताकि जम्मू एंड कश्मीर की इंटरनल हार्मनी भी डिसरप्ट होने लगे। इस काम में उनकी मदद टेररिस्ट यासीन मलिक की JKLF कर रही है। JKLF ने पूरे जम्मू एंड कश्मीर में 22 से 24 मई तक स्टेट वाइड प्रोटेस्ट और कंप्लीट स्ट्राइक करने के लिए अपील की है, जिससे कि आर्मी पेटी अटैक्स, बॉम्बिंग्स और पब्लिक ऑर्डर में उलझ जाए और दुनिया के सामने कश्मीर वापस से एक अनस्टेबल एरिया दिखाई दे। अब पाकिस्तान का इस तरीके से कश्मीर इलाके में इंस्टेबिलिटी फैलाने के पीछे का रीजन सिंपल है। अगर इतना प्रोमिनेंट इंटरनेशनल इवेंट श्रीनगर में होगा जिसमें सभी बड़े बड़े देश प्रेजेंट रहेंगे, इससे एक क्लियर मैसेज जाता है कि वो कंट्रीज भी कश्मीर को इंडियन टेरिटरी का इंटीग्रल पार्ट मानते हैं, और ऐसा हुआ भी। और ऊपर से इस इवेंट में अपने दोस्त टर्की को देखकर पाकिस्तान को सहा ही नहीं। मगर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो ये आता है कि अब ऐसा क्या हो गया कि अर्डोगान इंडिया के पास आ रहा है और पाकिस्तान से थोड़ा दूर। तो वेल, इस चीज के पीछे ना एक नहीं बल्कि 4 मेजर रीजंस है। नंबर 1, यूनाइटेड पॉलिटिकल फ्रंट। अब आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि टर्की में इलेक्शंस चल रहे हैं। वहां के ऑपोजिशन पार्टीज ने एक यूनाइटेड फ्रंट टेबल ऑफ 6 फॉर्म कर लिया है, जिसमें टोटल 6 पार्टीज हैं। ये अब मिलकर एकजुट होकर अर्डोगान की 20 साल से चलती आ रही पोजीशन को चैलेंज कर रहे हैं। सरप्राइजिंगली कर्ड्स, जो पूरे पॉपुलेशन का 20% हिस्सा है और जो खुद टेररिज्म के अगेंस्ट है, वो भी इस फ्रंट यानी कि एंटी अर्डोगान आइडियोलॉजी के साथ ऑपोजिशन से मिल चुके हैं। बट इस ऑपोजिशन फ्रंट की एक और एक बात अर्डोगान को परेशान कर रही है, उनका प्रो इंडिया स्टैंस। इंडिया को लेकर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट सिनान ओगान का काफी पॉजिटिव स्टैंस है।
वो कहते हैं कि उनके इलेक्ट होने पर वो एक सेपरेट इंडिया स्पेसिफिक पॉलिसी बनाएंगे ताकि इंडो टर्किश रिलेशन और भी ज्यादा फ्लरिश हो। अब ये लॉजिकल भी है क्योंकि करंटली इंडो टर्किश ट्रेड $9 बिलियन का है, जिसे वो $100 बिलियन तक बढ़ाने का विजन रखते हैं। ओगान ने यह भी कहा कि इंडिया एक स्टेबल इकोनॉमी होने के साथ साथ वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी है, और सबसे मेजर बात यह है कि इंडिया टर्की का एक इंपॉर्टेंट नेबर है। और ओगान के ये बयान टर्की और इंडिया के स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल अलायंस बढ़ाने में बहुत काम आ गए। इनफैक्ट ओगान ने इंडिया में हुए चाइनीज इंकर्जन्स को भी क्रिटिसाइज किया और इसमें टर्की इंडिया के साथ होने की बात कही। ऑपोजिशन के इस डेमोक्रेटिक एजेंडा की वजह से अर्दोगान की पॉपुलैरिटी लिटरली 41.5% पर गिर गई। अब बात करते हैं रीजन नंबर 2 की, जो है अर्थक्वेक्स। अर्दोगान के इस घटते पॉपुलैरिटी को और कम करने के लिए टर्की में डेडली अर्थक्वेक्स आ गए, जिसमें 50,000 लोगों की मौत हुई। इसी दौरान वहां के लोगों का यह भी कहना है कि उनकी सरकार ने उन्हें ऐसे ही अनअटेंडेड छोड़ दिया। हिटेड एरियाज में कोई रेस्क्यू टीम भी पहुंच नहीं सकी और इस वजह से कैजुअलिटीज बढ़ गए। मगर वहीं पर इस डिजास्टर से बचाने इंडिया ने एक अलग स्पेशल रेस्क्यू ऑपरेशन दोस्त को इनिशिएट किया था, जिससे टर्की में इंडिया का सॉफ्ट पावर और भी बढ़ गया। रीजन नंबर 3, इकोनॉमिक क्राइसिस। अर्दोगान के प्रॉब्लम्स बस यहीं पर खत्म नहीं हुए, इन सब पर ट्रिगर पॉइंट बना टर्की का इकोनॉमिक क्राइसिस। बात कुछ ऐसी है ना कि टर्की अब भयंकर लिविंग क्राइसिस से गुजर रहा है। वहां की करेंसी 4 टाइम्स गिर चुकी है और आज वहां पर कंडीशन कुछ ऐसी हो गई है कि टर्किश सिटीजंस अपने करेंसी लीरा की जगह पर $US होल्ड करना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। इतना ही कम था तो वहां लोग अपने फंड्स को देश के बाहर डाइवर्ट कर रहे हैं। वहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना बढ़ चुका है कि टर्किश सिटीजंस का यह कहना है कि पहले वो 150 से 200 लीराज में 4-4 बैग्स ग्रोसरीज खरीदते थे, लेकिन अब सिर्फ 2 बैग्स भी मुश्किल से आती है। बेसिकली वहां पर फूड प्राइसेस 54% से बढ़ चुके हैं और इन्फ्लेशन तो सीधा 57% पर पहुंच चुका है। इस सब के लिए लोग टर्की की गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं। रीजन नंबर 4, जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स। इसीलिए ये सब होता हुआ देख अपनी गवर्नमेंट को इस डाउनफॉल से बचाने के लिए अर्दोगान कुछ वे आउट्स ढूंढ रहे हैं, जहां उन्हें अपने इंटरेस्ट इंडिया के अराउंड रिवॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ट्रेड रिलेशंस के अलावा टर्की जो डेस्परेटली SCO की मेंबरशिप चाहता है, उसकी प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, यानी बिना इंडियन अप्रूवल के वो इसे ज्वाइन ही नहीं कर सकता। साथ ही अब रिसेंटली इंडिया ने टर्की के नेबरिंग कंट्री साइप्रस के साथ एक सिक्योरिटी पार्टनरशिप डील साइन कर ली, जो टर्की के लिए एक मेजर सेटबैक है। और जहां पर पहले इस्लामिक इंटरेस्ट के लिए वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, आज उसी के इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से वो देश टर्की के इंटरेस्ट के लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं रहा और इस वजह से टर्की ने अब पाकिस्तान को सपोर्ट करना कम कर दिया है। इस पूरे इंटरनल और जियोपॉलिटिकल नीड्स को समझते हुए अर्दोगान भी अब काफी हद तक प्रो इंडिया स्टैंसेस लेने लगा है, जिसकी शुरुआत पिछले साल से हुई जब SCO समिट के साइडलाइंस पर दोनों कंट्रीज के पीएम कई सालों बाद मिले। इसे कंफर्म किया फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर टू टर्की संजय पांडा ने, जो खुद 2022 तक इन ऑफिस थे। उन्होंने ये भी रिवील किया कि अब दोनों कंट्रीज के बीच कई सालों बाद काफी फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस यानी डिप्लोमेटिक मीटिंग्स भी होने शुरू हो गए। इस रिलेशन को दुनिया के सामने और भी स्ट्रॉन्ग दिखाने का काम टर्किश फॉरेन मिनिस्टर ने किया, जब लास्ट मंथ के G20 मीट में उन्होंने ओपनली ये कह दिया कि UN में हेजीमनी हटाने रिफॉर्म्स की जरूरत है। अब ये सेम स्टैंसेस इंडिया कई सालों से रखते आया है और इन्हीं सारे एक्शन से टर्किश गवर्नमेंट अब प्रो इंडिया स्टैंस ले रही है। मगर अर्दोगान को इस इलेक्शन में कांटे की टक्कर मिल रही है और ये अच्छा खासा चांस है कि शायद इस बार अर्दोगान इलेक्ट होके ना भी आए, क्योंकि अर्दोगान ने करीब 49.51% वोट्स हासिल किए, जबकि दूसरी ओर कंटेंडर केमाल किलिकदारोग्लू ने 44.8% हासिल किए। बट यहाँ पर किंग मेकर का काम कर सकते हैं सिनान ओगान, जिन्होंने 5.17% वोट्स हासिल किए। अब बॉल यहाँ पर सिनान ओगान के कोर्ट में है, वो जिसके साथ कोलिशन करना चाहेंगे बाजी वही मारेगा। और यहाँ पर ओगान अगर अपने वैल्यूज को लेकर काफी इंटेग्रल रहे तो शायद वो अर्दोगान को चूज ना करे, क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजीज में अच्छा खासा अंतर है। अर्दोगान की पॉलिटिक्स ज्यादा रिलीजियस है तो वहीं पर ओगान की सेक्युलर। पर इस पर आगे क्या होता है और एंड मोमेंट पे बाजी कैसे पलटती है ये तो वक्त ही बताएगा। बट एनीवे फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो अगर नई सरकार आती है तो ये इंडिया के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल बेनिफिट नंबर 1, चेकमेटिंग पाकिस्तान एंड POK मामला। सो अभी भी टर्की की करंट गवर्नमेंट ने कई बार UN असेंबलीज में कश्मीर इशू को लेकर प्रो पाकिस्तानी स्टेटमेंट्स दिए। वहीं पर ऑपोजिशन पार्टी ज्यादा वेस्ट ओरिएंटेड है, यानी POK में जो टर्की स्पॉन्सर्ड सेपरेटिज्म है वो सारे इस नई गवर्नमेंट के अंडर कम हो सकते हैं। इससे उस रीजन की स्टेबिलिटी काफी हद तक बढ़ जाएगी। बेनिफिट नंबर 2, नो इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंडिया में से कई रेडिकलिस्ट ग्रुप्स है जो टर्की स्पॉन्सर्ड
स्पॉन्सर्ड है और वो इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचाते हैं। मगर ये नई गवर्नमेंट आने से ये सारी चीजें रुकने के काफी हाई चांसेस है, क्योंकि वो अपने पैन इस्लामिक एजेंडा से हटकर अपने नए सेक्युलर एजेंडाज लाएंगे। बेनिफिट नंबर 3, इकोनॉमिकल बूस्ट। तीसरा बेनिफिट ये होगा कि जैसे मैंने बताया, ऑपोजिशन पार्टी डेमोक्रेसी ओरिएंटेड है और वो पावर में आते ही सबसे पहले इकोनॉमी सुधारने पर ध्यान देगी, जिसके लिए वो इंडिया के साथ काफी सारे डील साइन कर सकते हैं, जैसे वेस्ट एशियन रेल लिंक जो सऊदी अरेबिया, रशिया और इंडिया के बीच है, और जैसे इंडिया को वेस्टर्न वर्ल्ड का रेल एक्सेस मिलेगा और इसमें टर्की के जुड़ने से रूट काफी इजी हो जाएगा। रिसेंटली इसी के डिस्कशन के लिए हमारे NSA अजीत डोवाल भी सऊदी अरेबिया गए थे और शायद टर्की में नए गवर्नमेंट के आने से ये पॉसिबिलिटी भी ओपन हो सकती है। तो अब ओवरऑल इससे ये समझ सकते हैं कि जियोपॉलिटिक्स में सारे कंट्रीज अपने वही स्टैंसेस रखते हैं जो उनके नेशनल इंटरेस्ट में हो, और इसीलिए अब शायद टर्की भी मजबूरन होकर इंडिया की तरह कुछ जगहों पर अपनी नॉन अलाइंड पॉलिसी दिखा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि टर्की का ये डिसीजन उसकी इकोनॉमी को बचाने के लिए भी हेल्प करेगा, मगर वहीं इंडिया को हर मूव पर थोड़ा सा स्केप्टिकल रहना जरूरी है कि टर्की के पास्ट एक्शंस को हम भुला नहीं सकते। अब आपको क्या लगता है फ्रेंड्स इस बारे में? नीचे कमेंट्स में जरूर। अगेंस्ट बोलता था कश्मीर को लेके ना, हर उसमें टर्की ने इंडिया के अगेंस्ट बोला है। अगर हम देखें कि अगर टर्की इस तरीके से चलता है और ये विजन लेके चलता है कि सेक्युलर विजन, तो मुझे लगता है कि फिर वो नेशनल इंटरेस्ट, देश की भलाई के लिए, जैसे इंडिया है, काफी लोगों ने बोला कि रशिया का साथ क्यों, इंडिया ने कभी भी साथ नहीं दिया, इंडिया न्यूट्रल रहा, लेकिन इंडिया ने ट्रेड बंद नहीं करी, क्योंकि एंड ऑफ द डे सबसे पहले देश के बारे में सोचना है, अपने लोगों के बारे में सोचना है। वही है, अगर वो देश अब अपने देश के बारे में सोचेगा और सिर्फ पॉलिटिक्स को साइड में करके और वो कि नहीं बस पाकिस्तान का सपोर्टर रहना है, वो चीज हटा के इस तरीके से काम करेगा ना, तो कंट्री और जल्दी डेवलप होगी। मुझे ये देखना, देश में आग लगी पड़ी है, खत्म हो रहे, लोग मर रहे हैं, और अभी भी कहाँ अलग ही वो चल रही है उनकी जो साजिश, वो टेररिस्ट वगैरह को लेके, तो अलग ही वो है, क्योंकि उनको मतलब नहीं ना किसी चीज से, उनको बस ये कि भारत से किसी भी तरीके से वो कुछ भी हो जाए, वहाँ कुछ भी हो जाए, अपना देश बेशक गड्ढे में जाता जा रहा है, चल रहा है पाकिस्तान का। भैया अगर अब भी नहीं सीखे ना, मेरे को लगता है यार ऐसी कंडीशन, ऐसी चीज करके ये अपने देश का भट्टा बिठा रहे हैं, अपने आने वाले फ्यूचर बच्चों को ऐसी कर रहे हैं, और कोई ग्रोथ नहीं रहेगी। पॉजिटिविटी, लोग इन चीजों के लिए खूब पैसा है, देख तो इन चीजों के लिए पैसा है, आटा देने के लिए पैसा नहीं है लोगों को। डिबेट करो, पॉलिटिक्स करो, अच्छे तरीके से करो। बाकी मुझे लगता है कि भैया पाकिस्तान, वो कई लोग कहते हैं अडियल, वो अडियल वाला वर्ड निकलता है मेरा सीधा सीधा इनके लिए। आपको क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में जरूर बताना। बाकी और वीडियो सर्च करना ना भूलें। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, ठीक है।